हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम अब मौर्योत्तर काल से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पॉइंट हैं आपके यूपीपीएससी आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उन्हें हम देखने वाले हैं कि आपको इस टॉपिक से कौन कौन चीज़ें हैं जो कि तैयार करनी है। ठीक है, कई मित्र हैं जो कह रहे हैं इस बुक की पीडीएफ बना कर दे दीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूँ, आपको आर एस शर्मा की जो एंशियंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी वाली बुक आती है, मैंने उसकी पूरी क्लासेज हैं जो कि कराई हैं और उसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की थी। ठीक है, तो उन्हें आप देख सकते हैं। आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें मैंने एंशियंट हिस्ट्री आर एस शर्मा की कराई है। इसी नाम से फोल्डर आपको मिल जाएगा, उस पर पूरी शायद 10 से 11 वीडियो में पूरा एंशियंट हिस्ट्री मैंने अच्छे से कंप्लीट कराया है। ठीक है, और मिडिवल हिस्ट्री भी जो है उसे भी मैंने पूरा कंप्लीट कराया है हैंड रिटन नोट्स से अपनी, तो आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको ये सब चीज़ें दिक्कत नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ देखिए, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से उतना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनता, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। तो आपको जैसे क्रोनोलॉजी में स्थापित करना, वंश आपको पता होना चाहिए, उनके जो संस्थापक हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो स्थान है किस राज्य में है ये महत्वपूर्ण होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना, उतना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, थोड़ा बहुत मिडिवल हिस्ट्री से बन जाते हैं। जब पोस्ट आपको वो आ जाता है मुगल काल, वहाँ से बन जाते हैं, या तो फिर आपके सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से ही है जो कि आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मौर्योत्तर काल को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुंग वंश के बारे में आपको ध्यान देना है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि जो बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो उसको मार कर ही इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसी ने इसकी स्थापना की थी। शुंग वंश का देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा कब से कब था, तो 184 बीसी से 73 बीसी तक था। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं शुंगों की उत्पत्ति से संबंधित जो तर्क हैं, अर्थचरित्र, ये पुष्यमित्र अनार्य था ऐसा मानना था। पंडित हरिप्रसाद शास्त्री के द्वारा माना गया है कि शुंग वंशी पारसिक थे और मित्र यानी सूर्य के उपासक थे। मालविका मित्र अग्निमित्र वैम्बुक कुल का था, ये इनका मानना था। पुष्यमित्र की देखिए बात कर लेते हैं। इनको देखिए गार्गी संहिता में वर्णित आक्रमणकारियों के नेता डेमेट्रियस के साथ उनका प्रथम युद्ध है जो कि लड़ा गया था। कालिदास की जो बुक है मालविकाग्निमित्रम में यवनों के साथ उनके दूसरे युद्ध का उल्लेख है जो कि मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मालविकाग्निमित्रम में विदर्भ के विरुद्ध विदिशा के राज्य प्रतिनिधि पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र के युद्ध का उल्लेख है जो कि मिलता है। और वी स्मिथ के अनुसार कलिंग नरेश जो थे खारवेल बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी शासक। तो पुष्यमित्र के काल में 2 बार 165 बीसी में और 161 बीसी में आक्रमण करते हैं, और दोनों ही बार पुष्यमित्र को ये पराजित है जो कि कर देते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख इन्हीं से खारवेल से संबंधित है। तो इनके अनुसार खारवेल ने बृहस्पति मित्र को हराया था, पुष्यमित्र को नहीं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना, इसमें अलग उल्लेख मिलता है। ठीक है, हाथी गुम्फा में बताया जाता है कि इन्होंने बृहस्पति मित्र को हराया था, ना कि पुष्यमित्र को। अयोध्या के शिलालेख बताते हैं कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी है जो कि कराए थे। मालविकाग्निमित्रम में वर्णित अश्वमेध यज्ञ उनके अपने राज्य के अंतिम दिनों में किया गया था। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि जो है इनके पुरोहित, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पुष्यमित्र से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट देखिए, जो रचनाएँ करने वाले थे पुरोहित वगैरह थे, जो फेमस पर्सनालिटीज थी, उनके बारे में भी ध्यान देना है कि वो किसके शासनकाल में वहाँ पर थे। पुष्यमित्र के इसके बाद देखिए कलिंग नरेश खारवेल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। ये चेदी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और चेदी वंश के ये संस्थापक नहीं थे, चेदी वंश के ये राजा थे। ठीक है, और संस्थापक कौन था चेदी वंश का, तो ये आपके थे महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था। ठीक है, खारवेल ने भुवनेश्वर के पास यानी उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में ही आपके हाथी गुम्फा अभिलेख को है जो कि खुदवाया था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। और महाराज उपाधि का प्राचीनतम जो उल्लेख है ये हाथी गुम्फा अभिलेख से है जो कि प्राप्त होता है। ठीक है, खारवेल जैन धर्मावलंबी थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। कर्ण वंश की बात करें, देखिए कर्ण वंश के बारे में ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना कौन करता है ये महत्वपूर्ण है। वासुदेव हैं जो कि इसकी स्थापना करते हैं। इसके भी देखिए शासक के ना क्रोनोलॉजी जरूर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इस बार देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पीसीएस में ही आए थे, तो आरओ भी 100% चांस है आने के। देखिए ये वासुदेव कण्व हैं, उसके बाद भूमिपुत्र कण्व हैं, फिर नारायण कण्व हैं, फिर इसके बाद सुशर्मा कण्व हैं। इसके बाद देखिए सातवाहन वंश आ जाते हैं, तो इसका जो स्थापना का श्रेय जाता है वो सिमुक को है जो कि जाता है। इन्हें सिंधुक भी कहा जाता है, सिमुक शिशुक भी कहा जाता है, क्षिप्रक है जो कि कहा जाता है, कई नाम है जो कि इनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखिए इनके भी देखिए जो ये क्रोनोलॉजी ये ध्यान दीजिएगा, सातकर्णी प्रथम सिमुक के बाद, इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी है, फिर वशिष्ठ पुत्र पुलवामी और यज्ञश्री सातकर्णी, ये चीज़ भी आपको ध्यान है। इनकी क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% बनने के चांस है। ठीक है, गौतम पुत्र सातकर्णी की बात करें तो पुराणों के अनुसार आंध्र वंश
कि ये 23वें शासक थे। पिता का नाम इनके शिव स्वाति था और माता का नाम गौतमी बलश्री था। इसने जो है शक शासन जो नहपान था इनको पराजित किया था। इसी ने नासिक जिले में वेड़ा कटक नामक नगर भी है जो कि बसाया था। इसने राजाधिराज, महाराज, स्वामी, वरवरण, विक्रमचार और विक्रम आदि उपाधियाँ हैं जो कि ली थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद आगे बात करें तो देखिए और क्या है, सात वाहन कलीन जो आपका समाज था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये समाज जो था 4 वर्गों में बटा था। प्रथम वर्ग में महारथी आते थे, महाभोज और महासेनापति सम्मिलित थे इसमें। द्वितीय वर्ग में कर्मचारी आते थे, अमात्य, महामात्र ये सब आते थे और गैर व्यापारी गैर कर्मचारी वर्ग आता था जैसे व्यापारी वगैरह होते थे। तृतीय वर्ग में क्लर्क आते थे जैसे लेखक, वैद्य, हल्की, कृषक जो होते थे, सुअड़कार वगैरह हो गए और औषधियाँ बेचने वाले। चतुर्थ वर्ग में आपके वार्धकी जो बढ़ई होते हैं, मालाकार जैसे माली वाला कहते हैं हम, और लोहार वगैरह होते थे। दशक यानी मछियारा, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सातवाहन काल में विदेशी व्यापार और वाणिज्य ने भी काफ़ी उन्नति दिखाई थी। पेरिप्लस ऑफ द रेथियर से जो बुक है इसमें पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार का पता है जो कि पता चलता है कि सातवाहन समय में था। पैठन और तगर उस समय की प्रसिद्ध मंडियाँ थीं। सुपारा या सोपारा जिसे हम कहते हैं और कलियन या कल्याण उस समय के 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देश की मुद्रा में करसापड़ यानी तांबा और चांदी के सिक्के हैं जो कि प्रचलित थे। सोने के सिक्का सुवर्ण 35 चांदी के करसापड़ों के बराबर होता था। एक करसापड़ का वजन कितना होता था? 146.4 ग्राम है जो कि होता था। ठीक है, ये देख सकते हो मौर्योत्तरकालीन जो कालीन वंश है ये देख सकते हैं। शुंग वंश में आपके कौन कौन आते हैं? देखिए शासक के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे पुष्यमित्र, फिर अग्निमित्र, फिर वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। ये क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही देखिए कण्व वंश के भी ध्यान दीजिएगा, वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। इसके अलावा देखिए सातवाहन वंश भी महत्वपूर्ण है। सातवाहन में सिमुक आता है, फिर इसके बाद कान या कृष्ण आता है, इसके बाद सातकर्णी प्रथम आते हैं, फिर सातकर्णी द्वितीय, फिर हाल आते हैं, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी आते हैं, फिर वशिष्ठ पुत्र श्री पुलवामी आते हैं, यज्ञ श्री सातकर्णी, श्री शिवश्री पुलवामी। ये चीज़ भी आपको क्रोनोलॉजी इनके ऊपर से 6-7 याद कर लेंगे तो आपको बन जाएगा। सातवाहन के देखिए उत्तराधिकारियों की बात करें तो इसमें देखिए महाराष्ट्र में आभीर वंश था। वाकाटक जो वंश था ये विदर्भ से संबंधित है। ये चीज़ भी आपको धन जैसे वंश दे देगा और पूछ लेगा ये किस क्षेत्र से था। तो आभीर देखिए महाराष्ट्र यानी नासिक से संबंधित था। वाकाटक वंश ये बरार या विदर्भ से संबंधित था। कुंतुल या चुटू सातकर्णी ये उत्तरी कनारा से संबंधित थे। और जो इक्ष्वाकु वंश थे, इक्ष्वाकु वंश आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित था। पल्लव वंश जो होता था ये दक्षिण पूर्व से संबंधित था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए और क्या महत्वपूर्ण है तो देखिए इस शासक एशिया का संरक्षक किसे कहा जाता था? तो मिनांडर था जो था उसे हम एशिया का संरक्षक है जो कि कहते हैं। ठीक है, ये यूथीमेडस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मिनांडर था जो कि अपोलोडोटस के पश्चात सियालकोट की गद्दी पर बैठता है। मिलिंद पन्हों में इसी शासक ने भिक्षु नागसेन के साथ है जो कि दार्शनिक संलाप है जो कि किया हुआ है। विभिन्न स्रोतों से इसी शासक यानी मिनांडर को ही हम एशिया का संरक्षक है जो कि कहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद के रेह नामक स्थान पर इसका अभिलेख है जो कि प्राप्त होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण देखिए ये महत्वपूर्ण थे। पेरिप्लस जो द एरेथियन सी है इसके अनुसार मिनांडर ने सिक्कों के साथ अपोलोडोटस के सिक्के हैं जो कि भड़ौच में पहली सदी के अंतिम चतुर्थांश में जो कि प्रचलित थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। स्ट्रेटो द्वितीय जो था इसने चांदी और तांबे के सिक्के हैं जो कि प्राप्त हुए थे इससे। हर्मियस जो है अंतिम भारतीय यूनानी सम्राट थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जो होता है ये किसे जाता है? तो यूनानियों को ही है जो कि जाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यूनानी संपर्क का प्रभाव की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए भारत ने मुद्राओं को सांचे में डालकर निकालने की विधि किससे सीखी है? तो यूनानियों से सीखी है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अनेक भारतीय जैसे कुड़िंद या औदुंबर राज्यों ने अपने सिक्कों का यूनानी मॉडल है जो कि ढाला था। सिक्कों के अर्थ में प्रयुक्त द्रम नामक शब्द जो था ये यूनानी भाषा में है जो कि लिखा गया था। इसके बाद देखिए शक वंश की बात करें तो शक से संबंधित देखिए भारत इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। शक में आपको उतना याद है कुछ महत्वपूर्ण है। शक की देखिए 5 शाखाएं थी। ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। शक वंश जो था ये 5 शाखाओं में विभाजित था। एक शाखा जो थी वो अफगानिस्तान में बसी थी। दूसरी शाखा आपकी पंजाब में बसी थी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरी शाखा ने मथुरा में लगभग 2 सदियों तक शासन किया। चौथी शाखा जो थी ये पश्चिमी भारत में
शासन कर रही थी और पांचवी शाखा जो थी उत्तरी ऊपरी ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व है जो कि इसने स्थापित किया हुआ था। भारत आक्रमणकारियों के नाम देखिए, ये देखिए विदेशी नाम इसका बैक्ट्रियन, इसको भारतीय नाम यवन कहते थे, पार्थियन को हम पहलव कहते हैं, सीतियन को हम शक कहते हैं, यूची को हम कुषाण कहते हैं। ठीक है, शक शासकों के भारतीय गवर्नरों को क्षत्रप है जो कि कहा जाता था। क्षत्रप शब्द संभवतः ईरानी शब्द जो छत्र पवन है इससे लिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता था, प्रांतीय गवर्नर। ठीक है, तक्षशिला के उत्तरी क्षेत्र ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, ठीक है, इसे आप छोड़ सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा, मथुरा के जो उत्तरी क्षत्रप थे यहीं पर आप देखिए मालवा के जो विक्रमादित्य हैं, जिन 57 BC द्वारा पराजित होने और खदेड़े जाने पर शक मथुरा में आकर बस गए थे। इसी शासक को मालवा तथा विक्रम संवत का स्थापक होने का श्रेय है जो कि दिया जाता है किसे, विक्रमादित्य को, और इसी ने विक्रम संवत को स्टार्ट किया था। और शक संवत की बात करूँ तो 78 AD में स्टार्ट होता है, विक्रम संवत 57 BC में है जो कि स्टार्ट होता है। देखिए शक संवत 78 AD में है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मथुरा सिंह शीर्ष जो अभिलेख है इससे पता चलता है कि राजुल जो थे ये मथुरा का प्रथम शासक था। उसके महाक्षत्रप उपाधि लेने वाले सिक्कों के प्राप्ति स्थान से यह अंदाजा लगाया जाता है कि उसका अधिकार जो है पूर्वी पंजाब से मथुरा तक है जो कि फैला हुआ था। और इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखिए उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप, इन सब चीज़ों के बारे में उतना महत्वपूर्ण नहीं, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा। उज्जैन के जो पश्चिमी क्षत्रप है इस वंश का सर्वप्रथम शासक कौन था, तो यशोमतिक था और उसका पुत्र जो था चष्टन। इसके बारे में एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि 130 AD में चष्टन ने अपने पौत्र जो था इसका रुद्रदामन इसके साथ मिलकर है जो कि राज्य किया था। ठीक है, उज्जैन के शक क्षत्रपों में सबसे महत्वपूर्ण रुद्रदामन था, जिसका जो जूनागढ़ अभिलेख है आपने पढ़ा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसने महाक्षत्रप की उपाधि है जो कि धारण की थी। उसने दक्षिण नरेश सातकर्णी को 2 बार युद्ध में पराजित किया। अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय वह जो इनके समय सुदर्शन झील है जो कि बनवाई गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उसके बाद अशोक ने भी इसका क्या कहते हैं सुधार कराया था, इसमें जो कमियाँ थी मेंटेनेंस करवाया था। इसके बाद जो रुद्रदामन है इसने भी देखिए इसका पुनर्निर्माण है जो कि कराया था सुविशाख के निर्देशन में। और उज्जैन के क्षत्रपों का राज्य लगभग देख सकते हैं 250 वर्षों तक है जो कि चला था। ठीक है, इसका देखिए पल्लव वंश की बात करें तो इसका देखिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, मित्रदात प्रथम था, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। और भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला पल्लव सरदार था ये सिस्तान तथा आर्केसिया से है जो कि आए थे, जिन्हें भारत में हम भारतीय ग्रंथों में हम इन्हें पल्लव है जो कि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, तो इसमें देखिए ये महत्वपूर्ण है कि ईसाई अनुश्रुति में उसे संपूर्ण भारत का राजा कहा गया है। किसे कहा गया है, तो ये मुख्य वोनोजीज सेप्लेरिस या गोंडो फर्नीस थे। इसके शासनकाल में एक अभिलेख मिलता है तख्तेबाही, यह हम गोंडो फर्नीस को ही है जो कि हम संपूर्ण भारत का राजा है इसमें कहा गया है ईसाई अनुस्मृति में। ठीक है, तक्षशिला में जो गोंडो फर्नीस था इसके 2 प्रकार के सिक्के की जानकारी है जो कि मिलती है। कुछ सिक्कों में उसका चित्र और चिन्ह के साथ उसके वायसराय जो सपोदन या सतवस्त्र था इसका नाम भी है जो कि दिखाई देता है। इसका देखिए चेदी वंश है, चेदी वंश का संस्थापक मैंने आपको जैसे कि बताया, महत्वपूर्ण शासक इनका राजा खारवेल था। ठीक है, और संस्थापक कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। इक्ष्वाकु वंश की बात करें तो इसके संस्थापक देखिए शांतमूल था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 7 वाहनों के सामंत हैं जो कि थे। कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का देखिए प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक था, और इनमें हान वंश का इतिहास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें कुषाण वंश का देखिए संस्थापक कौन था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद देखिए सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन विम कटफसिस ने जो कि कराया था, ये कुषाण वंश से संबंधित था, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए वासुदेव जो था ये भी कुषाण शासक था, इसने एक नए प्रकार का सिक्के का उल्लेख है जो कि किया है, जिसमें पृष्ठभाग पर शिव जी का हाथी के साथ है जो कि चित्रण किया गया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। कुषाण वंश के उदय की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुषाण वंश जो है यूची जाति की एक शाखा के थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये आधुनिक चीन के सीमांत प्रदेशों में स्थित थे, ये चीन से संबंधित है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले शासक इनके कौन थे, तो कुजुल कटफसिस है, यही आपके कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुजुल कटफसिस आते हैं, इसके बाद देखिए विम कटफसिस आते हैं, फिर आपके कनिष्क आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कनिष्क का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्होंने ही शक संवत 78 AD में है जो कि स्टार्ट कराया था, और सभी कुषाण शासकों में सबसे महत्वपूर्ण यही थे। ठीक है, इन्होंने देखिए क्या कहते हैं कनिष्कपुर नगर, जिसे वर्तमान में हम कनिष्कपुर ग्राम है जो कि इनकी स्थापना की थी। बौद्ध परंपरा तथा श्री धर्म पिटक निदान सूत्र के
चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक को भी जो कि पराजित किया था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इनमें विद्वान, इनके समय विद्वान कौन कौन थे, तो अश्वघोष थे और बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अनोखा कुक्कुट भी है जो कि प्राप्त होता है। कनिष्क ने चीन से भी युद्ध किया था। संभवतः यह युद्ध चीन के तुर्किस्तान जो आपका मध्य से सेंट्रल एशिया है उसके संबंधित था। ठीक है, पेशावर को देखिए पुराने समय में पुरुषपुर है जो कि कहा जाता था। ठीक है, और कनिष्क के साम्राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। कुषाणों के अधीन भारत की व्यवस्था की बात करें, कुषाण शासक जो थे महावीर, देवपुत्र, केसर और शाही और सहानुशाही आदि उपाधियां हैं जो कि प्राप्त करते थे। कनिष्क द्वारा देवपुत्र की उपाधि है जो कि धारण की थी और इससे ये पता भी चलता है कि ये दैवीय उत्पत्ति में विश्वास रखते थे। चीनी सम्राट भी स्वयं को स्वर्गपुत्र है जो कि कहते थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण, देखिए भारत से मिस्र को हाथीदांत, मोती, नील रंग, सीपियाँ, कछुएं तथा बहुमूल्य लकड़ियाँ का निर्यात होता है। ये भारत से मिस्र है जो कि जाता था। ठीक है, इसके अलावा देखिए गोल मिर्च पश्चिमी भागों को इतनी अधिक प्रिय लगती थी कि इसका नाम इन्होंने यवन प्रिय है जो कि रख दिया था गोल मिर्च को ही। ठीक है, जातकों में 18 प्रकार के शिल्पियों का वर्णन है जो कि मिलता है। बौद्ध ग्रंथ जो दीर्घ निकाय है, ठीक है, इसमें 24 महावस्तु में 36 राजगृह के 6 शिल्पी तथा मिलित मनहों में 75 प्रकार के व्यवसायों का जो कि उल्लेख है जो कि मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो देखिए कनिष्क के आरंभिक सिक्कों से ज्ञात होता है कि वह पहले बहुत से देवी देवताओं में विश्वास करता था। बाद में वह अश्वघोष के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को जो कि संरक्षण दिया था। और बौद्ध धर्म की जो चौथी महासभा थी जो कि कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई थी, इसका हेड जो था ना, जो उस समय शासक थे वो यही आपके थे, कौन, कनिष्क थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। और उस समय के क्या कहते हैं, इनका अध्यक्ष कौन था, हेड कौन था, तो वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और पार्श्व भी जो कि इसमें शामिल हुए थे। अब देखिए नागवंश की बात करें तो नागवंश का उदय मध्य भारत और उत्तर प्रदेश के भूभागों में है जो कि होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए और क्या चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण, वाकाटक वंश से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वाकाटक वंश जो है आपका ये 3री से 6वीं शताब्दी तक दक्षिण में राज्य करने वाले सभी वंशों में ये सबसे श्रेष्ठ थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके जो पूर्वज थे ये सातवाहनों के अधीन जो बारार के स्थानीय शासक थे उनसे संबंधित थे। इसको देखिए वाकाटक वंश के जो शासक थे ये अपने आप को हरितपुत्र है जो कि कहते थे और इन्होंने धर्मा महाराज की उपाधि है जो कि धारण की थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सिक्कों में शीशे का इस्तेमाल किसने किया था, तो सातवाहनों ने किया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जीवदामन के सिक्कों पर पहली बार है जो कि तिथि दर्ज की गई थी। वाकाटक वंश का देखिए संस्थापक की बात करें तो कौन थे, विंध्य शक्ति हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जिसे जो है शिलालेखों में वाकाटक वंश केतु है जो कि कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए वाकाटक वंश के भी क्रोनोलॉजी ध्यान दीजिएगा। पहले आपके कौन हो गए, तो देखिए पहले तो आपके कौन है, मैंने आपको जैसे बताया विंध्य शक्ति हो गए। इसके बाद देखिए विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम आते हैं, फिर रुद्रसेन प्रथम, फिर पृथ्वीसेन प्रथम, फिर रुद्रसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, इसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय। इसको देखिए और क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये सब चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये ध्यान दीजिएगा। मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये कालिदास ने की थी और प्रवरसेन द्वितीय के संरक्षण में की थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, और सर्वसेन जो था इसने भी प्राकृत भाषा में हरविजय नामक एक काव्य की है जो कि रचना की थी। इसके बाद बात करें मौर्योत्तरकालीन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जैन धर्म के बारे में भी आपको जानकारी देती है। ठीक है, इसके बाद देखिए मौर्योत्तरकालीन आर्थिक अवस्था इतनी महत्वपूर्ण नहीं, बस आपको और क्या चीज़ें हैं, बंदरगाह की सूची ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे कि देखिए सिंधु तट पर आपका पाटल था, खंभात की खाड़ी के पास अब भरूकच यानी भड़ौस था जो कि आपके गुजरात में है। महाराष्ट्र तट पर आपका सुपारा था जो कि महाराष्ट्र में है। कर्नाटक तट पर वैजयंती, कर्नाटक से संबंधित। केरल तट पर वेंदूर, नौरा भी है केरल तट पर। इसके बाद देखिए तोंडी भी केरल तट पर। ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी पर स्थित। पल्लूर उड़ीसा तट पर। मसूलीपट्टनम ये आंध्र में था। अरिकामेडु ये पांडिचेरी तट पर था। कावेरी पत्तनम ये आपका कावेरी तट पर था और कोरकई जो है ये दक्षिणी तट पर था। ठीक है, तो ये मौर्योत्तर काल हमने पूरा देख लिया। अब यहाँ हम देखिए संगम वंश की बात अगले वीडियो में है जो कि करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको उनका डिटेल से पढ़ना है तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री की, आप उसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।